नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह हम आपको रूबरू कराएंगे किसी नई शख्सियत के साथ। देश प्रदेश की बात की जाए तो हर वर्ग और समूह में कई धनी ऐसे हैं जिनके पास अथाह धन संपदा हो, लेकिन हम आज उस धनी की बात करेंगे जिनके पास अथाह सागर है ज्ञान का। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की डॉक्टर विजय अग्रवाल जी के साथ। तो विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। थैंक यू। विजय जी, आप सिविल सर्विसेज में रहे। मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं जो सिविल सर्विसेज में रहे, जिनकी शुरुआत हुई थी स्टेट सर्विसेज से। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज सेंट्रल में आ गए। जब वो सेंट्रल में आए तो बहुत खुश थे, लेकिन चंद सालों बाद, 4-5 साल बाद जब वो रिटायर हुए तो उन्हें इस बात का मलाल था कि अगर हम स्टेट में ही होते तो 2 साल और सर्विस कर लेते। लेकिन आप शायद 8 साल पहले ही उस सिविल सर्विसेज को छोड़कर, ये इसके पीछे क्या वजह होगी या क्या सोच होगी? मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। जी। पहला तो वह जिन्होंने सर्विस छूटने के बाद इस बात का मलाल महसूस किया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में होते तो शायद 2 साल और मिल जाते। जी। मुझे लगता है कि ये उन लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अब जीवन में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, जो कुछ था वो नौकरी थी। जी। लेकिन जिन्होंने और भी कुछ अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया हुआ होता है, जी। उन्हें ऐसा मलाल नहीं होता है, क्योंकि अब लगता है उनको कि इसे छोड़ कर के अब उस काम में लगा जा सकता है। जी। और वैसे भी देखिए सिविल सर्विसेज़ अपने आप में इतनी ग्लैमरस सर्विसेज़ होती हैं कि जब वो छूटता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो बड़ी सुकून की जो दुनिया थी, जो अधिकारों की जो दुनिया थी, वो हमेशा के लिए छूट गई है। जी। तब आप कुछ भी काम कर लीजिए, वो सुकून नहीं मिलना है, वो अधिकार नहीं मिलने हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक डिप्रेशन का भाव आता है। हुँ। आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि 8 साल जी। पहले मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी। सच पूछे तो नौकरी से तृप्ति हो गई थी ऐसा भाव तो मेरे अंदर नहीं था। लेकिन शुरू से ही मुझे पढ़ने-पढ़ाने का बहुत शौक था। मुझे जी। लगता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरी आत्मा किसमें बसती है तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स में बसती है और एक टीचर मेरी आत्मा में बसता है। हुँ। और सिविल सर्विस में आने से पहले 5 साल तक मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी। लेकिन चलिए वो समाज का प्रेशर होता है, सिविल सर्विसेज़ में आ गए। लेकिन इस बात का मुझे संतोष है कि जब तक मैं अपनी सर्विस में रहा, मुझे सर्विस से कोई शिकायत नहीं रही जी। और मैंने अपना काम अच्छे से किया और मैंने हुँ। उसे पूरी तरह से एन्जॉय भी किया। जी। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मुझे लगने लगा कि अब मेरी जो आर्थिक ज़रूरतें थी, वो लगभग-लगभग पूरी हो गई हैं। मुझे इतनी पेंशन मिलेगी कि सामान्य और साधारण जीवन हम दोनों का मतलब है मेरी पत्नी और मैं, बड़े जी। आराम से जी लेंगे। जी। बेटा अगर चूँकि श्री राम कॉलेज का स्टूडेंट रहा तो अपना काम तब तक वो उसने सेट कर लिया था तो उसकी भी चिंता नहीं थी। फिर मन में ये भाव आया कि अब जब आर्थिक ज़रूरतें उस तरह की नहीं रह गई हैं तो अब जीवन के जो कुछ दिन बच गए हैं, जी। क्यों ना अपनी आत्मा के अनुकूल काम कर लिया जाए। और बस और कुछ भी नहीं। जिसका लाभ सबको मिल सके। हाँ, मतलब अब देखिए ज्ञान का क्षेत्र तो एक ऐसा ही है जी। कि आप समाज को सौंप देते हैं, अब फिर समाज के ऊपर है कि वो कितना एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। लेकिन वो चाहे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो करेगा तो तभी जब आप उसे कुछ सौंपेंगे। लोग कहते हैं कि हमने सीख लिया, हम सीख गए। लोग हमें सिखा जाते हैं, चाहे हमें किताबें, पुस्तकें सिखाएँ या जिनसे हम मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो लोग हमें बहुत सारा ज्ञान दे जाते हैं। जी क्या हाँ। ये सही है? हाँ, नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल सही है देखिए। जो मैच्योरिटी आती है वो किताबों से नहीं आती है। हुँ। मैच्योरिटी या तो आपके अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं से आती है, हुँ। जो सबसे अच्छा शिक्षक का काम करती है, या फिर आप दूसरों की घटनाओं से काफ़ी कुछ सीखते हैं, चाहे वो सुन कर के, चाहे वो पढ़ कर के। तो एक प्रैक्टिकल जो टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, मैं जी। समझता हूँ वो इन्हीं सब से होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की बात की जाए तो हो सकता है वहाँ पे आपको पावर मिले। लेकिन मैं समझता हूँ राष्ट्रपति कार्यालय में जब आप प्राइवेट सेक्रेटरी थे तो पावर के साथ-साथ ग्लैमर भी था। जी हाँ। कह सकते हैं नहीं, अपन नहीं, ऐसा? बिल्कुल जो सच पूछिए तो राष्ट्रपति भवन में ग्लैमर फर्स्ट है, जी। पावर सेकंड है। जी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में पावर फर्स्ट है, जी। ग्लैमर सेकंड है। ग्लैमर से हाँ, थोड़ा-सा ये फ़र्क ज़रूर बहुत है। फ़र्क जी हाँ। है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे भोपाल से भी जुड़े हुए जी, हैं। जी। उनकी धर्मपत्नी विमला शर्मा जी हमारे ही क्षेत्र में अरोरा कॉलोनी में कई सालों तक, वर्षों तक रहीं। जी, जी। किस तरह का अनुभव रहा आपका? तरुण जी जो आपने अभी प्रश्न किया है, पता नहीं मैं जब इसका उत्तर दूँगा तो लोग इस पर कितना यकीन करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनके प्रति चूँकि बहुत ही लॉयल रहा हूँगा इसलिए शायद ये बातें कर रहा हूँ, जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने जीवन में इतना सरल, इतना सहज
इतना ऑनेस्ट जो मेरी जानकारी है और जी। जो सही भी है। नहीं, नहीं, सही होगी 10 साल मैंने में तो। मैंने व्यक्ति नहीं देखा, और ख़ासकर अगर वो पॉलिटिक्स में है, हुँ, तब तो मैं कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल विरले ही थे, बहुत ही विरले व्यक्ति। मतलब आप समझ लें कि उनके पास से काम करने के बाद मेरे पास दूसरे बहुत से ऑफ़र आए। जी। कलाम साहब के यहाँ से ऑफ़र था, उस समय वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी थे, उनके यहाँ से ऑफ़र था। बल्कि शंकर दयाल शर्मा जी ने मेरी पत्नी प्रीति और मुझे स्पेशली बुलाया कि कृष्णकांत जी उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो जी। चाहते हैं कि तुम उनका ऑफ़िस जॉइन कर लो। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि मैं इन्हें मना कैसे करूँ? हुँ, हुँ। तो ईश्वर कभी-कभी आपकी मदद करता है, तो मेरे दिमाग में एक वाक्य सूझा जो अभी भी मेरे दिमाग में खुदा हुआ है कि सर, एक बार जिसने आपके साथ काम कर लिया ना, वो किसी दूसरे के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ। तो हल्के से मुस्कुराए और बात खत्म हो गई। उस बैनर पर, उस पोस्ट पर वर्ल्ड के सभी लोग आते हैं और एज़ अ प्रोटोकॉल सभी प्रेसिडेंट से मिलते हो। कुछ बाहर के लोगों से और विदेश के लोगों से और हस्तियों से अगर आपको ऐसा लगा हो कि यार आज कुछ सीखने को मिला हो या कुछ अति प्रसन्नता हुई हो उनसे बात करके, किसी बात को लेके, किसी विषय को लेकर? मैं इस बारे में दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला साहब थे, जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर भी रहे और जी, उनको जी। गांधी भी दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उनका यहाँ विशेष रूप से ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिनसे मेरी बड़ी लंबी बातचीत थी और उनके व्यक्तित्व से और विचारों से मैं बहुत ही ज़बरदस्त रूप से प्रभावित रहा। जी। दूसरे ओमान के सुल्तान जो थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। मिलने के लिए तो और भी बहुत सारी इस तरह सभी के तरह का नाम एज़ अ रहे हैं। प्रोटोकॉल पे हाँ, सभी के अलग-अलग नाम। तरह के। हम लोग गए थे, पोलैंड गए थे। तो उस समय पोलैंड की सोम्बास वर्का कुछ इस तरह का नाम है, थोड़ा-सा नाम मैं मिस कर रहा हूँ। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जी। तो उनसे भी हम लोग मिले थे। तो मुझे लगा कि कितनी सामान्य और कितनी सरल सहज-सी महिला हैं, और नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद भी जी। मतलब कितने किस तरीके से ये बात कर रही हैं। हुँ, तो हुँ, सभी के व्यक्तित्व के बड़े अलग-अलग पहलू हुआ करते थे, हुँ। जो बहुत अंदर से छू जाते थे। लेकिन सब में मैंने एक बात जो पाई और जिस पर मैं विश्वास भी करने लगा हूँ, और मैं अपनी बात दूसरों तक भी आपके माध्यम से पहुँचाना चाहूँगा, कि जो विनम्रता है वो शायद सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने ये महसूस किया। जी। तो यहाँ हम छोटा-सा ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा हाज़िर होते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और सच में सुकून की अगर कहीं जगह ढूंढनी होती है शोर शराबे से, काफ़ी अच्छी जगह है। इस ईयर हमने कैंप किया है, ओनली गर्ल्स के लिए किया है, इसमें बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए कैंप किया है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th क्लास। 6th क्लास। क्या-क्या किया यहाँ पे आपने? मस्ती आपका स्कूल कैसा है यार? अच्छा है। विवेकानंद राष्ट्रीय विद्यालय की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो सभी स्टूडेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बुरी टीचर कौन सी है आपकी? एक भी नहीं। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? यहाँ का एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर आए। कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पे, कुछ भी बुरा नहीं लगा। सब अच्छा है। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है।
पानी का, खाने पीने का, बैठने का, डाइनिंग एरिया, सब कुछ एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है। ये जो पूरा एरिया है तो पूरा ही सुंदर है और यहाँ का जो डेकोरेशन है और जो नेचर के साथ जो फीलिंग आती है वो ऑसम है, एक नंबर। और यहाँ पे बहुत से एडवेंचर करने की चीज़ें भी हैं, साइकिल भी है चलाने के लिए इस एरिया में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे अच्छी लग सकती है। अच्छा, आप 5th में कैंप पे गए थे और अब आप आए हो, तो क्या फर्क महसूस करते हो दूसरी जगहों में और ये महुआ हाउस में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर हम इसी जगह पे अगर किसी और रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ये इंडियन कल्चर, यहाँ पे एडवेंचरस चीज़ें, इंडियन कल्चर हमको जो भी जानने को मिला है वो चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक नेचर वाली फीलिंग आती है और एक राजस्थानी वाली वाइब आती है। मतलब यहाँ पे ऐसे एडवेंचर भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी की गई है और यहाँ पे जो थिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे पपेट्स लगाए गए हैं बहुत शानदार तरीके से। हमारा पहले टूर था ना, उससे ये कैंप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एडवेंचर्स ज़्यादा हैं और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ का अरेंजमेंट और यहाँ की जितने भी हाउस कीपिंग्स है वो उन सबका नेचर भी बहुत अच्छा लगा। ये जो खाना बना इतना टेस्टी है कि हम है ना रुक ही नहीं सकते। हमने अगर एक बार खाना खा लिया ना तो हम दूसरी बार फिर आएंगे, हम रुक ही नहीं सकते, इतना टेस्टी खाना है। इडली सांभर और पोहा खाया था वो भी बहुत टेस्टी था और अभी दाल बाटी खा रहे वो भी बहुत टेस्टी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे इधर बैठ के खाने में। मध्य प्रदेश में रहते हुए भी राजस्थान की फीलिंग आती है इधर। बहुत अच्छा है और जो हमें खुली हवा मिल रही है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और ये हमें सीख देता है कि हमें जो है हमारा ग्रीन जो इन्वायरमेंट है उसे सेव करना चाहिए। महुआ हाउस में जो है यहाँ पे सब तरफ नेचर का ध्यान रखा गया है। तो फिर एक बार स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। थैंक यू। सर, वर्तमान में मैं एक ऐप देख रहा था, वो आपको बिलोंग करता है, उसकी संरचना आप ही ने की है, उसको आप ही ने उसको डिज़ाइन किया और आपने तैयार किया, AFEIAS। जी हाँ। उसको जब मैंने ऐप को खोला तो उसमें तो पूरा वर्ल्ड सिमटा हुआ था, जिसमें हर तरह की बात की है। और मज़ेदार बात यह है कि वो उसमें बहुत सारे लोगों का समन्वय नहीं है, वो केवल आप ही उसको पूरे को आप हैंडल कर रहे हैं। और जैसा मैं उसे समझ पा रहा था, ये सिविल सर्विसेज में जो लोग तैयारी करते हैं जी हाँ। उसके लिए जी। उसके बारे में सर आप बताएं, आप कि कैसे उसकी तैयारी हुई, और आगे भी और पूछेंगे आपसे कि कितनी सक्सेस लोगों को मिल रही है। जी तरुण जी, मैं समझता हूँ कि अब हम जिस दौर में आए हैं, चूँकि वर्तमान है तो ये मेरे ज़्यादा दिल के करीब का दौर है। दरअसल सर्विस से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद मतलब आपको सुन कर के बड़ा हो सकता है कि आश्चर्य हो सकता है कि न भी हो। मैं और मेरी पत्नी, चूँकि वो भी लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट हैं MA में, तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि चलते हैं यहाँ जो कॉलेजेस हैं उन सब में जाकर के बीच बीच में अपन लेक्चर दिया करेंगे। हमको कुछ चाहिए तो है नहीं, मतलब कई अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ जो हम लोग के परिचित भी थे, वहाँ हम लोग गए। हम लोगों ने अपना बायोडाटा दिया, उन लोगों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन पढ़ाने का मौका कभी नहीं दिया। तो इससे थोड़ी सी बड़ी निराशा हुई, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि न हम ट्रांसपोर्ट का मांग रहे हैं, न हम पर लेक्चर कुछ मांग रहे हैं, तो इस तरह से रिजेक्शन होगा। और मज़ेदार बात है कि रिजेक्शन भी 100% रहा, ये नहीं कि कहीं से थोड़ा सा भी रहा।
तो देखिए मन में एक निराशा का भाव आना तो स्वाभाविक है। तो हमारा बेटा फिर यहाँ साथ ही रह रहा है और वो उसने अपना काम वगैरह शुरू कर ही दिया था। तो पता नहीं कैसे शायद उसने कुछ ऐसा भाँप लिया हो, तो उसने एक दिन ऐसे कहा कि पापा आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना? मैं कहा कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि आप ऑनलाइन पढ़ाएँगे इस तरीके से? तो मैं कहा हाँ, बता दो भई क्या होता है कि मैं इस तरह से अपना कुछ काम शुरू करूँगा। तो उसने इसकी परिकल्पना की इनफैक्ट, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत लाइफ़ मैनेजमेंट के रूप में हुई थी। मैं लाइफ़ के लिए 5-6 मिनट का, 7 मिनट का एक टुकड़ा डालता था, वो थोड़ा-सा पॉपुलर होने लगा। तो फिर दिमाग में ये बात आई कि जो आईएएस की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं। चूँकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा और मैंने उस समय जिस तरह की दिक्कतों का सामना किया, एक रूरल बैकग्राउंड का होने के नाते, एक प्राइवेट स्टूडेंट होने के नाते, तो मेरे पास वो पूरा अनुभव था। तो फिर हम लोगों ने बातचीत करके उसमें एक पोर्शन करंट अफ़ेयर्स का भी डाला, यानी कि न्यूज़पेपर्स और जो मीडिया में जो डिजिटल मीडिया में क्या-क्या खबरें आ रही हैं, जो खासकर आईएएस के स्टूडेंट के लिए उपयोगी हों। क्योंकि उसमें सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में करंट अफ़ेयर्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब करंट अफ़ेयर्स में स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि कौन-सा एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं, वो सब समेटने लगते हैं। और जब सारी चीज़ों को आप समेट करके चलते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ आपके हाथ नहीं लगती। तो उस पर्पज़ से फिर हमने ये भी कंटेंट शुरू किया और इसको फिर इतनी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, इतनी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, फिर ये हुआ कि साल भर में 15 दिन की क्लासेस शुरू की जाएँ ताकि स्टूडेंट को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। वो हम लोगों ने शुरू की, साल में 2-2 बैचेज़ लगते थे हमारे 500 स्टूडेंट्स के, जहाँ ऑल ओवर कंट्री से आते थे। कोरोना के बाद फिर थोड़ी-सी स्थितियाँ बदली, तो फिर कोरोना के समय में ही फिर हम लोगों ने आईएएस का ऑनलाइन वो लॉन्च कर दिया। जो करंट अफेयर्स है जी। और एक अपना एक इतिहास होता है, इतिहास भी उसमें आता होगा। करंट अफेयर्स में हाँ, सभी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरनमेंट है, जी। नेशनल सिक्योरिटी है, बायोडायवर्सिटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स है, नहीं सर, सोशियोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते सारे हैं। सब्जेक्ट जो करंट सिनेरियो में जो चीज़ हाँ। चल रही है, उन सब चीज़ों का एक वो होगा। हाँ। मैं दूसरी बात पूछ रहा था सर कि जी। हिस्ट्री भी कुछ क्वेश्चंस होते होंगे। बिल्कुल, खूब अच्छा खासा पोर्शन होता है हिस्ट्री अच्छा का। पोर्शन हो। वो हिस्ट्री को याद करके, समझ के, सोच के क्या चीज़ सीखी जा सकती है या उससे क्या लाभ होता होगा? क्योंकि मैं भी पढ़ता था तो मुझे सबसे ज़्यादा नींद इसी सब्जेक्ट पे आया करती थी। देखिए, कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफ़ा, सुबह रात को पढ़ो सुबह सफ़ा, हम लोग के समय में कहा जाता है। लेकिन मुझे इसके जवाब में एक 2 लाइनें याद आती हैं। जी। कोई तो बात रही होगी, अन्यथा कोई यूँ बेवफ़ा नहीं होता। हमारे पढ़ने के तरीके में शायद कुछ गड़बड़ी कुछ रही ना हो। कुछ कमी थी। और इतिहास तो मेरे दिल के करीब बहुत, मेरा तो सिविल सर्विस में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था, मुझे बहुत प्रिय है। देखिए, ये सारी चीज़ें केवल पढ़ने के तौर तरीके पर निर्भर करती हैं। अभी भी जो हमारी 15 दिन की क्लासेस लगती हैं, अब तो साल में 1 बार लगती है, उसमें मैं केवल उनको, आप सोचिए कि 90 घंटे तक खुद ये बताता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, पहली बात। तो आप उससे बोर नहीं होंगे, ना आपके सामने रटने का संकट आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो दूसरी बात है जो आपने कही, वो देखिए, इतिहास बेसिकली एक ऐसा विषय है, जैसे आपकी एज, जो भी एज है, वो बीता हुआ समय आपका अपना इतिहास है। जी। तो आपके जीवन के अनुभव कहाँ से आए हैं? उस इतिहास से आए हैं। तो जो इतिहास सब्जेक्ट है वो हमारे पूर्वजों का अनुभव है। जी। कल्पना करके देखिए कि जब हम एक अपने जीवन के अनुभव से इतने मैच्योर हो सकते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने 2000 साल से लेकर के अब तक का जो जीवन जिया है, अगर उनके अनुभव हमारे अपने अनुभव बन जाएँ, तो हमारी मैच्योरिटी का लेवल क्या होगा? बिल्कुल ठीक ये बात। इतिहास है। ये इतिहास। और ये बाकायदे प्रूफ भी हो गया है कि जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, साइंस के क्षेत्र में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो सोशल सेक्टर में जा रहे हैं, जी। चाहे वो पॉलिटिशियन हों, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो फिलॉसफर हों, तो वो ज़्यादा सक्सेस हुए हैं क्योंकि उनको इतिहास की जानकारी है। हमारे दूरदर्शन के जो श्रोता सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उनमें से कुछ तैयारियां भी कर रहे होंगे। मैं जी। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा, टीवी और दूरदर्शन, जिसे देखकर लोग अपनी तैयारियां भी करते जी होंगे। हाँ, क्या जी हाँ। आप इस बात से सहमत है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इन चैनल्स को देख के करते हो? चूँकि उस पर बहुत सारे विषयों पर बातचीत होती है और वो बड़ी लंबी बातचीत होती है, और अब जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है, वो इतने लंबे बातचीत को सुन कर के उसमें से आप कितना सही निकाल कर के एग्ज़ामिनेशन के
रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। तो मैं अपनी तरफ से तो इसके लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन जो आकाशवाणी का जो समाचार है, जी। डेफ़िनेटली वो तो ऑक्सीजन है करंट अफ़ेयर्स की। अगर वो आकाशवाणी समाचार सुन लेते हैं, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो कम समय में बहुत ज़्यादा बातें बोल देते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिटेड वो है। ज़्यादा बेनिफिट है। इस वजह से इस आप वजह ये से हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आपकी सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल के और जो स्टेट के होते हैं, वो तकरीबन किस पैटर्न पर होते हैं? पैटर्न दोनों का सेम रहता है या पैटर्न दोनों का सेम है, लेकिन लेवल में बहुत फ़र्क है। सर जो लोग एग्ज़ाम देते हैं या जो नहीं देते हैं या जो देना चाहते हैं, जी हाँ। उन्हें अपना वैल्यूएशन किस तरह से करना चाहिए? क्या वो इस काबिल हैं या नहीं हैं? मुझे लगता है कि अभी ये जो आपने क्वेश्चन किया है तरुण जी, ये क्वेश्चन हर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को प्रवेश करने से पहले इस पर विचार करके, बहुत और गंभीरता से विचार करके। जी। अभी एक फ़िल्म आई है 12th फ़ेल, जी। विधु विनोद चोपड़ा जी की फ़िल्म है। 2005 में एक आईपीएस ऑफिसर थे मनोज कुमार शर्मा, जो मुरैना के रहने वाले थे। वो 12th में फ़ेल हो गए जी, थे और जी। फिर वो सिविल सर्विस में आईपीएस में आए, महाराष्ट्र कैडर में। उनके जीवन पर आधारित है, उनके जीवन पर बनी हुई नहीं है, जीवन पर आधारित है। हुँ। अब मुश्किल ये हो गई है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि भैया वो तो 12th फ़ेल वाला सिविल सर्वेंट बन गया, हम तो पास हो गए हैं, नो। हम तो फ़ेल भी नहीं हुए, तो हम ज़्यादा योग्य हैं। हाँ। जबकि ये मूल्यांकन का कोई आधार ही नहीं है, बिल्कुल आधार नहीं है। सीधी-सी बात है कि अगर आप सिविल सर्विस में अपीयर होना चाह रहे हैं, जी। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। हुँ। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है? हुँ। चलिए, हो सकता है कि शुरू में पल्ले ना पड़े, तो फिर आप एक काम कीजिए कि किसी भी एक सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए जी। और तैयारी करने के बाद फिर आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, जो पहले आ चुके हैं, जी, जी। कि आप तैयारी करने के बाद उनके आंसर देने के लायक हैं या नहीं है, और लग रहा है कि नहीं, अभी भी तो जो है बाल बिल्कुल बाउंसर हो रही है, जी। तो फिर मान करके चलिए कि ये आपका क्षेत्र नहीं। कितने परसेंट क्वेश्चंस के बाद आप उनसे मानते हैं, उसको मान लेना चाहिए कि मैं एलिजिबल हो सकता हूँ? अब मैं तैयारी करूँगा या इस दौड़ में आगे मैं बढ़ूँगा तो कुछ ना कुछ हासिल कर मुझे तो लूँगा। लगता है अगर वो 25% क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता है, जी, तो जी। मान करके चले कि मैं कर लूँगा। आपका रिज़्यूम देख रहा था, उसमें आप लिखते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट। जी हाँ। अमूमन जो होते हैं, हम जब टीवी पे या यूट्यूब पे जाते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर की बात करते हैं। मेरे ख़्याल से जो मैं समझ पा रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताता है कि आपको क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, और आप ये कह रहे हो कि जो तुम कर रहे हो उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या हाँ, मैं ठीक समझ पा रहा नहीं, हूँ? काफ़ी कुछ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, कुछ जी। जोड़ना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि दूध उफनना नहीं चाहिए, दूध उबलना चाहिए। जी। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ज़्यादातर, जहाँ से ये शब्द डिराइव किया गया है, वो क्या है कि ज़्यादातर मामलों में वो आपको उकसाते हैं। जी। हार मत मानो और फलाना है पंख, उड़ान भरो और ये कर लोगे, वो कर लोगे। वो करने के जो वैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं, प्रक्रिया, उस पर बात नहीं करते। बस वो एक, जिसको हम प्रीचिंग कहते हैं, एक उपदेश देने जैसा करते हैं। ज़्यादातर उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो इस तरीके के, तो यो सुनने वालों को खूब मज़ा भी आता है, शेरो शायरी करेंगे, तालियाँ भी बजाएँगे। असर भी होता होगा, 7-1 दिन तक ब असर ब रहता होगा। 7 दिन रह जाए तो बहुत है, 2-3 दिन के बाद ही उनको फिर किसी दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जो लाइफ़ मैनेजमेंट है, मैं वो उकसाने वाली बात नहीं होती है। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम करोगे कैसे, अपना मूल्यांकन कैसे करोगे, जीवन के जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, उनमें जाकर के किस तरीके से अपने को स्थापित कर पाओगे। तो मैं मुद्दों की बात करता हूँ, उकसाने की बात मैं नहीं करता, और ईश्वर न करे कि कभी मेरे मुँह से कुछ ऐसा हो। जी। जैसे एक हमारे यहाँ कहा गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो कह दीजिए मैं तो ब्रह्मा हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से विश्लेषित करता हूँ, शायद इससे बात ज़्यादा स्थापित हो पाएगी, कि आप ब्रह्म नहीं हैं, आप में ब्रह्म की संभावनाएँ हैं, और संभावनाएँ कभी भी सत्य नहीं होती हैं, संभावनाओं को सत्य करना पड़ता है। जो मोटिवेशन है वो यही मान करके चलते हैं कि तुम सत्य हो। जी। यहाँ थोड़ा-सा एक मूलभूत अंतर आपने है। जो पुस्तकें लिखी हैं, जी, वो जी। अध्यात्म और सनातन पे भी लिखी है। जी। उसमें से एक पुस्तक आपने लिखी है गीता सार पे। हाँ, वो और गीता सार जो ज्ञान, निकल हाँ। के आया वो महाभारत में गीता का एक सार है। जी, जी। महाभारत की बात की जाए तो बड़े
नेगेटिव वर्ड में बोला जाता है कि ले यार महाभारत चल रही है, जी 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 और उसी में से एक गीता सार है। जी जी उसका आपने विश्लेषण भी किया होगा, उसको आपने अपने सोच अपनी समझ के हिसाब से आपने उसे उस पे कुछ लिखा है, टिप्पणी की है। जी उन टिप्पणियों के बारे में बताएं सर कि वो औरों से हटके कैसे है, या उसको पढ़ने के बाद हम गीता को आसानी से समझ सकते हैं। क्या चीज़ है जो हमें, क्यों वो किताब पढ़नी चाहिए आपकी खरीद कर? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पैसे लगाएंगे और समय लगाएंगे तो बिल्कुल ये पहला होना चाहिए कि हमें क्यों खरीदनी चाहिए। जी गीता को मैं दुनिया की पहली और सबसे गंभीर मनोवैज्ञानिक पुस्तक मानता हूँ, साइकोलॉजिकल। और ये जो मनोविज्ञान है, ये जीवन का मनोविज्ञान है, और मैंने इस किताब में यही सिद्ध करने की कोशिश की है। और जो मैंने सिद्ध भी किया है तरुण जी, उसको उसका जो बेस है, जो इस किताब की एक नवीनता है, बहुत से लोगों ने लिखे हैं और बड़े-बड़े नाम हैं, लोकमान्य तिलक है, राधा कृष्णन है, गांधी जी हैं। इन नामों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि मैंने क्या किया है। जी मेरा ये मानना है कि कृष्ण बेसिकली एक फिलॉसफर थे, जी और जो फिलॉसफर होता है वो जब कोई भी अपनी बात रखता है तो उसके पास 3 चीज़ें होती हैं उसके बेस में। एक उसके अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, वो फिलॉसफी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, वो अपने समय के समाज को देखता है, जी समाज की समस्याओं को देखता है और उनको एड्रेस करता है, और भविष्य में वो कैसा समाज चाहता है। ये 3 आधार होते हैं। तो कृष्ण के पास अपना जीवन है। तो जब आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको कृष्ण, मैंने बताया है कि कृष्ण ने ये जो बात गीता में कही है, कैसे उनके अपने जीवन से आई है। ये बहुत बड़ा रिसर्च वर्क जैसा भी है। फिर अगर गीता में ये बात कही है तो कैसे ये महाभारत में वो अपने समय को देख रहे थे, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। और फिर वो किस तरह से फ्यूचर का स्वरूप देखते हैं समाज का। और इस तरीके से करके ये जो पूरी किताब है वो इतनी रोचक सी बन गई कहानी किस्सों के जरिए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है, और अभी इस किताब को आए हुए 4 महीने हो गए हैं, और जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एडिशन इसका इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे यकीन नहीं था। अब वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि हमने तो समझा था कि गीता बहुत ही इंटेलेक्चुअल किताब है, बहुत कठिन किताब है। ये तो बिल्कुल हमारी अपनी जिंदगी की किताब लग रही है। सरल बस कुल भाषा में, मिलाकर के यही सरल मेरा भाषा में उद्देश्य था। समझाना। क्या हम ये कह सकते हैं, अतिशोक्ति तो नहीं होगी कहने में कि सारे धर्मों की अगर अपन बात करें, उसके जो ग्रंथ हैं और जो हमारे रामायण और महाभारत और गीता में जो ग्रंथ हैं और जो उसमें जो बातें लिखी गई हैं, वो सबसे अलग हटके हैं, जो हमें कुछ सीख देती हैं और सिखाती हैं? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। गीता तो बेसिकली, देखिए, धर्म ग्रंथ तो है ही नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो मनोविज्ञान की किताब है। और अगर गीता को हम धर्म ग्रंथ मान भी लें, गीता में धर्म शब्द का बहुत बार उपयोग किया गया है, तो वो धर्म की परिभाषा वो नहीं है जो हम मान करके चलते हैं। गीता में सीधे-सीधे कहा गया है, जो कर्म है वही आपका धर्म है। और इसको बहुत विस्तार के साथ कृष्ण ने विश्लेषित किया है। मतलब ये नहीं कि एक वाक्य कह करके छोड़ दिया और आप अपनी तरफ से अटकलें खुद भी लगाते समझते रहो आप उसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा-सा सवाल है, मैं देखिए शायद मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारी समस्या का निदान हो जाएगा। और ये गीता लिखी गई आज से लगभग 2500 साल पहले। तो कृष्ण अगर कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर, तो उस समय किस-किस धर्म की स्थापना हो चुकी थी? कौन-कौन से धर्म अस्तित्व में थे? इस्लाम अभी का है, सन 800-900 का है। क्रिश्चियनिटी सन 2000 के आसपास की है। जो सिख धर्म है हमारा 1500 के आसपास का है। बौद्ध धर्म जो है ना उसके बाद का है। मतलब चौथी 5वीं बीसी का है। तो किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? कर्म की बात कर रहा हूँ मैं। सीधी-सी बात है कि तुम ये जो तुमको करना कुछ चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में जो कुछ और करने के फितूर आ रहे हैं, तो उन फितूरों को छोड़ो और अपने काम में लग जाओ। ये है। एक और आपने किताब लिखी हमारे बजरंगबली पे, हाँ, सदा सफल हनुमान जी। सदा सफल हनुमान। जी, जी। इसका जो टाइटल है वही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। जी हाँ, जी। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हाँ, बताएं। ये मेरे बहुत ही इस किताब के लिखने में बहुत ही रोचक अनुभव जुड़े हुए हैं। ख़ैर उस पर अभी बात करने का वक़्त नहीं है। और ये बहुत पॉपुलर किताब है, कई भाषाओं में अनुदित हो गई, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में। और इस किताब को ही लेकर के कनाडा और अमेरिका में मेरे 3 महीने का हम लोगों का लेक्चर टूर भी हुआ था। मैं और मेरी पत्नी गए थे। बहुत पॉपुलर ये किताब हुई है। देखिए, सदा सफल हनुमान मतलब, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान का क्षेत्र है, दुनिया में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं हुआ है, मैथोलॉजी की भी बात मैं कर रहा हूँ, जिसको जो काम दे दिया गया हो और उसने वो कर लिया हो। कभी किसी काम में फेल ही नहीं हुआ वो, इसीलिए सदा सफल हनुमान। तो वो हर समय सफल कैसे हो जाते थे वो, बस उसी की खोज है। क्या था हनुमान के काम करने का तरीका कि
हर चीज़ को कर ले जाते थे, चाहे कठिन से कठिन काम हो, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, इमीडिएट हो, सारे काम कर ले जाते थे। बस उसका विश्लेषण है सुंदरकांड के आधार। एक और आपकी पुस्तक है, समय आपकी मुट्ठी में, समय चर्चा आपकी करें। मुट्ठी हाँ, में। जी हाँ। वो तो टाइम मैनेजमेंट पर जो आपने शुरू में कहा कि आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे सूत्र इस तरह के हैं टाइम मैनेजमेंट पे। जी हाँ, ये किताब कलाम साहब को बहुत पसंद आई थी जब वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने बल्कि पत्र भी लिख करके भेजा मुझे, वो किताब की तारीफ में उनको जैसा अनुभव हुआ उस तरह से लिख के भेजा। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन था कि उन्होंने ऐसा किया। सर आप तो वाकई में बधाई के पात्र हैं। लोगों की लाइब्रेरी होती है जिसमें दुनिया भर की किताबें दूसरों की होती है, यहाँ तो आपकी दोनों की अगर सम्मिलित की जाए तो अपने आप में एक लाइब्रेरी बन जाए। हाँ, मतलब अब कुछ तो है, लाइब्रेरी का एक शेल्फ तो बन ही जाएगा, समझ लीजिए। तो सर आपने आए, आपने समय निकाला, बहुत सारी ज्ञान की बातें की, और हमारे दर्शक भी बहुत सारी चीज़ें आपकी इन बातों से सीखेंगे, मोटिवेट भी होंगे। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आपका जो ऐप है वो डाउनलोड करें, AFEIS, और एक अपने आप में ही एक वो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, और पूरी शिक्षा भी है उसमें, और करंट अफेयर्स भी है, सारी चीज़ें उसमें है। वो उसे देखेंगे, सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनके में सुधार भी होगा, और हाँ, ग्राफ उसका पर्पस भी यही है, और उनको एक दिन में हार्डली 18 मिनट देने पड़ेंगे, मैक्सिमम 18 मिनट्स देने पड़ेंगे बस। तो सबसे पहले काम मैं करूँगा। तो आप आए सर, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर हम मिलेंगे इसी समय, इसी दिन। नमस्कार।